Hello students, in this video we'll discuss chapter number 13 United Nations। बेटा मैं आपको यूनाइटेड नेशंस पढ़ाऊँ उसके पहले हम चलते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री में। कितना दूर जाना है? ज़्यादा दूर नहीं जाना है, सिर्फ चलना है हमें वर्ल्ड वॉर वन तक। वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट होता है 1914 में और एंड हो जाता है 1918 में। बेटा जब वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हो जाता है तो जो वर्ल्ड लीडर्स थे, जिन्होंने वॉर हारा वो भी और जिन्होंने वॉर जीता वो भी, सब लोग मिलके सोचते हैं कितना डिस्ट्रक्शन हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो ये लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम होता है लीग ऑफ नेशंस। अब बेटा ये लीग ऑफ नेशंस का पर्पस ही ये था कि वर्ल्ड वॉर टू जैसी कोई चीज़ अब नहीं होगी। लीग ऑफ नेशन का काम ये है कि दुनिया को इस तरीके से संभाल के रखना कि पूरी दुनिया अब वर्ल्ड वॉर टू ना देखे। पर ऐसा होता नहीं है, लीग ऑफ नेशन हो जाता है फेल। क्यों फेल हो जाता है बेटा? क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो जाता है जो चलता है 1945 तक। और बेटा जितना डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड वॉर वन था ना, उससे भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था वर्ल्ड वॉर टू। यहाँ तो बेटा फिर भी स्लो पेस से वॉर लड़ा गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। तो फिर वर्ल्ड वॉर टू के बाद फिर से वर्ल्ड लीडर्स बैठते हैं और कहते हैं भाई अब लीग ऑफ नेशंस तो फेल हो गया, अब हमें किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो पीस को मेंटेन रख पाए। तो बनाया गया यूनाइटेड नेशंस। तो अब हम पढ़ेंगे कब बना, कैसे बना, क्या पर्पस है यूनाइटेड नेशंस के। तो बेटा हमने मात्र 25 साल के पीरियड में 2 वर्ल्ड वॉर देख लिए। मैंने अभी टाइम फ्रेम बनाया 1914 से 18 तक और 39 से 45 तक, 25 ईयर के स्पेन में 2 वर्ल्ड वॉर आपने देख लिए। तो जो वर्ल्ड लीडर्स थे उन्हें ये ज़रूरत लगने लगी कि भाई अब एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम एस्टेब्लिश करते हैं जो लीग ऑफ नेशंस से ज़्यादा पावरफुल हो। ठीक है, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस तो फेल कर गया था ना भाई, अब इससे ज़्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। तो उन लोगों ने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस की, डिस्कस किया कि भाई अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा इसका नेचर कैसा होगा, ठीक है, और अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो इसकी वायबिलिटी कितनी होगी, कितनी दूर तक ये चल सकता है। और फाइनली वर्ल्ड लीडर्स के एफर्ट्स सफल हुए और सैन फ्रांसिस्को में 24 अक्टूबर 1945 को एक ऑर्गेनाइजेशन शेप लेता है जिसका नाम होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हुई बात? चलें आगे चलते हैं। आगे चलें उसके पहले आपको ये डेट याद रखनी है बेटा, 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 यही वो दिन था जिस दिन हमारा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनता है, फाइनली एक शेप ले लेता है। बेटा अब हम वो सारे रीजंस डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट होता है यूनाइटेड नेशंस का। तो फर्स्ट जो रीज़न है वो है डिज़ास्ट्रस वर्ल्ड वॉर्स। तो बेटा 20th सेंचुरी में हमने 2 वर्ल्ड वॉर देखे, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, जो हमें छोड़कर गए किस में? मिजरी में, डिप्रेशन में। और ऐसा नहीं था कि ये मिजरी या डिप्रेशन ये सिर्फ वो कंट्री फेस कर रही थी जो वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू का पार्ट थी। बेटा नियरली हर कंट्री प्रॉब्लम में थी। इकोनॉमी इतनी डिप्रेस्ड स्टेज में पहुंच गई थी कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसको रिवाइव कैसे करना है, कहाँ से शुरू करें। ख़त्म तो बहुत दूर की बात है। देखो वर्ल्ड वॉर वन हो या वर्ल्ड वॉर टू हो, दोनों में ही हमने इकोनॉमिक लॉसेस तो देखे ही देखे बेटा, पर ह्यूमन लॉसेस भी देखे, प्रॉपर्टी का लॉस देखा। जिस अलायंस को आज तक हम समझते थे कि अच्छा है भाई, कोई कंट्री अगर किसी के साथ है तो वो बहुत अच्छी बात है, हमने अलायंस का भी नेगेटिव फेस देखा। तो अब ये एक ऐसी टर्मोइल वाली सिचुएशन थी कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि नेक्स्ट व्हाट, क्या करना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन लॉस, प्रॉपर्टी का लॉस, इकोनॉमी बिल्कुल डिप्रेस स्टेट में पहुंच गई थी। ये लेगेसी थी। किसकी लेगेसी थी बेटा? दोनों वर्ल्ड वॉर की। दोनों में ही बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, पर एक कंट्री थी बेटा जिसने वर्ल्ड वॉर वन में भी और वर्ल्ड वॉर टू में भी अपना प्रॉफिट बनाया, और उस कंट्री का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज का सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो देखते हो ना, वो गिफ्ट ही है किसका?
2 वर्ल्ड वॉर्स का। इन्होंने अपने वेपन्स, मशीनरी, एमिनेशन इतना ज़्यादा सोल्ड आउट किया एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 कि ये आज के सुपर पावर बन के बैठे हैं। और आज भी जहाँ पर भी वॉर होता है ये अपने वेपन्स को सप्लाई करके अपना मतलब निकालते हैं। देखो ये जो दोनों वॉर थे इन्होंने कॉस्ट किया है बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है। अगर हम लागत की बात करें तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा हुए हैं दोनों वॉर पे। मिलियंस लॉस देयर लाइफ, मिलियंस में लोगों की जानें चली गई, कितने लोग डिसेबल हो गए, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं है, कोई किस बिना घर का हो गया या कोई बेरोजगार हो गया। फिर से एक बार देखो, बिलियंस ऑफ डॉलर की कॉस्ट थी, मिलियंस ऑफ लाइफ चली गई, बहुत सारे लोग डिसेबल हो गए, कितने लोगों के पास अपना घर नहीं बचा, कितने लोगों के पास अपनी जॉब नहीं बची। तब वर्ल्ड लीडर रियलाइज़ करते हैं अरे 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 हम सब ने मिलके तो देखो क्या कर दिया, ठीक है। और अब हम सबको मिलके एक ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि कोई और वर्ल्ड वॉर ना हो, ठीक है। जितनी दुनिया हमने ख़राब करनी थी कर दी, अब नहीं होनी चाहिए। और अच्छा, वर्ल्ड लीडर्स के दिमाग में ये भी चल रहा था कि भाई अगर अब कोई वर्ल्ड वॉर हुआ तो यहाँ पर संभावना बनती है, पॉसिबिलिटी बनती है कि पूरा वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ह्यूमन कल्चर, सिविलाइजेशन सब खत्म हो जाएगी, डेड एंड हो जाएगा, ऐसा सोच लिया। अब वर्ल्ड लीडर्स के दिमाग में आ गया था कि भाई अब तक जो लॉस हो गया वो तो हो गया, अब आगे कोई लॉस नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक कि भी सोच थी हमारे वर्ल्ड लीडर्स की कि अब संभावना बनती है कि अगर अब कोई वर्ल्ड वॉर हुआ तो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ह्यूमन कल्चर, सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी। और इसीलिए इन बेचारों ने इतना लॉस करने के बाद सोचना चालू किया कि हम क्यों ना बैठ के कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो मेंटेन कर पाए किसको, पीस को। कहाँ पर, वर्ल्ड में, दुनिया में शांति को बनाए रखने के लिए हमें किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है अब। ऐसा इन बेचारे लीडर्स ने सोचा। और ये वही सारे लीडर्स थे जो कहीं ना कहीं कॉज थे वर्ल्ड वॉर 1 का या वर्ल्ड वॉर 2 का। सेकेंड रीज़न है यूनाइटेड नेशंस के बनने का, लीग ऑफ नेशंस का फेल हो जाना, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। जो लीग ऑफ नेशंस है वो कब बना बेटा, 1920 में। कब तक चला, 1939 में। और 1939 में जर्मनी ने स्टार्ट कर दिया वर्ल्ड वॉर 2 और लीग ऑफ नेशन हो गया फेल। तो फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, जो लीग ऑफ नेशन 1920 में बना था, 1939 तक काम करता है। और लीग ऑफ नेशन का जन्म कब हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। और इस प्रॉमिस को लेकर के हुआ था, इस वादे के साथ हुआ था कि अब शांति रहेगी। पर ये तो फेल हो गया क्योंकि इसमें वर्ल्ड वॉर 2 को रोका ही नहीं, एक और वर्ल्ड वॉर हो गया। तो बेटा जो बहुत सारे लीडर्स थे वर्ल्ड के, उन्हें ज़रूरत लगी कि अब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनना है जो ज़्यादा पावरफुल हो। किससे, लीग ऑफ नेशन से। क्योंकि जब हिटलर को लगने लगा था ना कि मैं जर्मन प्राइड को वापस ले आऊँगा, मैं जर्मन को वापस से, जर्मनी को द ग्रेट जर्मनी बना दूँगा, तो पहला काम उसने यही किया था, पुल आउट फ्रॉम लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस का पार्ट था जर्मनी, पर जैसे ही उसको लगने लगा कि मुझे अब वर्ल्ड वॉर 2 करना है, अपने जर्मन्स को वापस से प्राइड देना है, मेरे जर्मनी को फिर से ग्रेट बनाना है, तो उसने पहला काम क्या किया, पुल आउट फ्रॉम लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशन से बाहर निकल गया। तो अब वर्ल्ड लीडर्स चाह रहे थे कि और कोई पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन आए जो लीग ऑफ नेशंस से भी ज़्यादा पावरफुल हो। थर्ड जो रीज़न था वो था फियर ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। एक डर था लीडर्स के मन में कि भाई जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो सकता है, सेकंड हो सकता है, तो थर्ड क्यों नहीं, ये भी हो ही जाएगा। तो जो पीस ट्रीटी साइन कराई गई थी ना बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, ये ही बीज थी वर्ल्ड वॉर 2 का। सच में हिटलर को जितनी हैरासिंग ट्रीटी साइन कराई गई थी ना जर्मनी के साथ, उसका ही तो गम था कि भाई मेरे जर्मनी का तो इतना कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था, इतना दोष भी नहीं था, तब भी आपने इतनी ह्यूमिलिएटिंग, इतनी हैरासिंग ट्रीटी मेरी कंट्री के ऊपर, मेरी जर्मनी के ऊपर आपने थोप दी थी, है ना, तो मैं तो इसका बदला लूँगा। तो जो बीज था ना बेटा वर्ल्ड वॉर 2 का, वो बोया कहाँ गया था, जो पीस ट्रीटी साइन की गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, वहीं पर था।
ये जो कड़वाहट, जो कन्फ्लिक्ट थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में सामने आए, ये किसकी ही देन थे? वो पीस ट्रीटीज़ जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद साइन हुई थी, उन्हीं की वजह से हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जितनी भी कंट्रीज़ थी उन सबको डर था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी कॉज बन सकता है, कारण बन सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर का, है ना। और जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो तो एंड ही कर देगा दुनिया का, ख़त्म ही कर देगा दुनिया को, इसलिए बेटर है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना। बेटा अब हम फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से सुनना। डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू 2 ब्लॉक्स। बेटा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई थी। एक ब्लॉक को लीड कर रहा था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरे ब्लॉक को लीड कर रहा था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। बेटा रशिया के साथ बहुत सारी कंट्रीज से मिलके बना था यूएसएसआर, पर ये जो यूएसएसआर था इसमें चलती रशिया की थी, और एक था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो ये 2 पावर ब्लॉक्स थे जिनमें पूरी दुनिया डिवाइडेड हो गई थी। एक वो ब्लॉक जहाँ पर लोग यूएसए की सपोर्ट में थे, दूसरा ब्लॉक जहाँ पर लोग यूएसएसआर की सपोर्ट में थे। अब सपोर्ट में क्या थे वो देखो बेटा, इनकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं रिगार्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिगार्डिंग इकोनॉमी, वो बहुत अलग हैं। यूएसए कैपिटलिज्म की बात करता है, यूएसएसआर कम्युनिज्म की बात करता है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते ही दुनिया का डिवीज़न हो जाता है 2 पावर ब्लॉक्स में। एक को लीड कर रहा होता है यूएसए और दूसरे को लीड कर रहा होता है यूएसएसआर। दोनों की अपोजिट आइडियोलॉजीज़ होती हैं और एक दूसरे के ऊपर दोनों का कोई फेथ नहीं होता। दोनों स्पेस रेस में, एमिनेशन रेस में लगे रहते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब पहले कौन बना लेता है, मंगल मिशन कौन कर लेता है, मून मिशन कौन कर लेता है, मिसाइल कौन बना लेता है, मतलब इस टाइप का कंपटीशन इन दोनों पावर ब्लॉक्स में चलता रहा। और इनमें भी बेटा जो मेजर कंपटीशन था वो चल रहा था यूएसए और रशिया के बीच में, ठीक है। बाकी तो सब सेकेंडरी मेंबर्स थे। तो बेटा इनके बीच का जो कंपटीशन था वो इस हद तक बढ़ता जा रहा था कि लोगों की सोच में था कि हमें एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, एक इम्पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो रिजॉल्व करा पाए इन दोनों कंट्रीज़ के बीच के डिफरेंसेस को और फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप डेवलप करा पाए, वॉर ना होने दे। तो बात समझ में आई। अब हमें एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी, इम्पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी जो रिजॉल्व करा पाए डिफरेंसेस को मित्रतापूर्वक, फ्रेंडली वे में, एमिकबली, रादर देन रिशॉर्टिंग टू वॉर, वॉर का सहारा लिए बिना मित्रता से, फ्रेंडशिप से डिफरेंसेस को सॉल्व किया जा सके। किसके? यूएसए और यूएसएसआर के। इसीलिए हमें चाहिए था यूनाइटेड नेशंस। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। भाई अब हमने ऐसे ऐसे वेपन्स देख लिए थे। एक तो हमने नागासाकी हिरोशिमा पे ही देख लिया था, है ना। इसके अलावा हमें कुछ देखना बचा था क्या? नहीं। अब ऐसे ऐसे बॉम्ब बनाए जा चुके थे जिससे 2-4-10 फोड़ दो तो दुनिया पूरी ख़त्म हो जाए। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव वेपन्स थे ये भी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हैं यूनाइटेड नेशंस के बनने के पीछे। अगर इतना डिस्ट्रक्शन हम नागासाकी हिरोशिमा में नहीं देखते तो हमें तो लगता फटाके फोड़ते जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, पर भाई ऐसा नहीं है। तो जो डिस्ट्रक्टिव वेपन्स जैसे कि एटम बम्स इन्वेंट हो चुके थे, जिसको हमने देख ही लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ होते हुए, और ऐसा भी लोगों ने सोच लिया था भाई अगर इसको 2-4-10-12 बॉम्ब हम इकट्ठा यूज़ कर दे तो हम पूरी दुनिया को भी ख़त्म कर सकते हैं बिना टाइम लगाए, विद इन आवर, है ना। तो ये जो हथियार हमने प्यारे प्यारे बना लिए थे इनकी वजह से हमें यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा। और अच्छा बेटा एक टाइम तो ऐसा आया कि कंट्रीज़ के बीच में आर्मामेंट रेस लग गई। अच्छा आपने 200 मीटर्स की मिसाइल बनाई, मैं 200 किलोमीटर्स की बना लूँगा। अच्छा आपने इस रेंज का ये बना लिया, मैं इस रेंज का बना लूँगा। और कितना ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन का वेपन हम बना सकते हैं वो बनाने की रेस में हम लग गए। कितने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हम बना सकते हैं हम वो बनाने लग गए।
डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फेल्ट दे शुड सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब पूरी दुनिया की कंट्री सोच रही थी कि हमें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जहाँ पर हम मिलें, डिस्कस करें वो सारी मेथड्स को जिससे हम अपने आप को, हमारी इस प्यारी सी दुनिया को सेव कर सकें, हमारी मेन कार्ड को सेव कर सकें किससे, डिस्ट्रक्शन से। बेटा सच में जितने जितने बॉम्ब बना के हमने सेव करनी है ना, हमें किसी की बॉम्ब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक यूएसए निकाले और एक यूके निकाले और इन दोनों के बीच में कंपटीशन करा दो, भाम भाम भाम, देखो हमें तो पता ही नहीं चलेगा हम कब भगवान के पास पहुंच जाएंगे। बेटा अब हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, कैसे ओरिजिन होता है। तो बेटा जब वॉर चल ही रहा था, मतलब वॉर कंटिन्यू था, तो जो लीडर्स थे अलाइड गवर्नमेंट के, जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, इन्होंने रियलाइज़ कर लिया था कि कितना लॉस हम कर चुके हैं, पोटेंशियल डेंजर ऑफ वॉर्स टू ह्यूमैनिटी। भाई सामने देख रहे थे, लाइव देख रहे थे ना, ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद के एरा को भी इन्होंने देखा, वर्ल्ड वॉर 2 चलते चलते भी इन्होंने देखा। और बेटा वर्ल्ड वॉर 2 में तो जिस स्ट्रेटजी का यूज़ किया गया ब्लिट्जक्रीग, वो तो ऐसी थी कि विद इन आवर कितना कितना ज़्यादा लॉस कर हो जाता था, फटाफट अटैक करना, मास डिस्ट्रक्शन के जो वेपन्स बन चुके थे, एक बम फोड़ा इतने लोग मर गए। तो उन लोगों ने एहसास कर लिया था कि भाई इतना लॉस हम ह्यूमैनिटी का कर चुके हैं। तो वो बहुत बार डिस्कशन कर ही रहे थे और इस डिस्कशंस का एक पॉजिटिव आउटकम भी निकला कि फॉर्मेशन हो जाता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। और बेटा यूनाइटेड नेशंस के लिए जो चार्टर था उसको ड्राफ्ट किया गया था सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में, जो जून 1945 में हुई। इस चार्टर को साइन किया था 50 पार्टिसिपेंट्स ने। जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है ये बना सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में, जो जून 1945 में हुई। इस चार्टर को इनिशियली कितने पार्टिसिपेंट ने साइन किया था बेटा? 50 नेशन कंट्रीज़, मतलब 50 कंट्रीज़ ने इसे साइन किया था। जो यूनाइटेड नेशंस था वो फॉर्मली एग्जिस्टेंस में आता है कब? 24 अक्टूबर को 1945 में। बेटा अगर कोई पूछे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की बनने की कहानी कहाँ से शुरू होती है, तो बेटा जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तभी शुरू हो जाती है। विंस्टन चर्चिल, डी रूजवेल्ट, इनका मेजर रोल होता है। सैन फ्रांसिस्को में इसका चार्टर तैयार होता है। 50 पार्टिसिपेटिंग नेशंस होते हैं जो इसको साइन करते हैं, ठीक है। और इसके एग्जिस्टेंस में आने की कहानी के पीछे जितनी नेशंस हैं वो हैं 29 नेशंस जो इसे रेटिफाइड कर देते हैं, ठीक है। और ये जो 29 नेशंस हैं, देखो कोई चीज़ आपने इंटरनेशनली पास तो कर दी, पर आपको अपनी कंट्री में भी तो इसे रेटिफाई कराना पड़ेगा। जैसे आज इंडिया चाहे कि मैं यूएन का पार्ट बन जाऊँ, तो एक व्यक्ति जाकर वहाँ साइन करके नहीं आ सकता, है ना। आज कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने तो मोदी जी खुद जाके साइन नहीं करा सकते, पहले लोकसभा में, राज्यसभा में उसको लेकर के बात होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा तैयार हो जाना, है ना, उसके पेपर्स तैयार हो जाना वो बात अलग है, और हर कंट्री से उसका रेटिफाई होना वो एक बात अलग है। तो 29 नेशंस इसे रेटिफाई कर देते हैं और इसी में होते हैं वो 5 परमानेंट मेंबर्स जो आज तक परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। और वो लोग हैं ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना, एक किसको भूल गई मैं, यूएसए, ठीक है। ये 5 परमानेंट मेंबर है, 1 2 3 4 5, यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन। सिंस देन, तब से अब तक 24 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल एज वर्ल्ड, पूरी दुनिया इसको यूनाइटेड नेशंस डे की तरह सेलिब्रेट करती है, क्लियर है। तो ये एग्जिस्टेंस में कब आया बेटा, ध्यान रखना, 24 अक्टूबर 1945 को, जब 29 कंट्रीज़ ने इसे रेटिफाई कर दिया। इसी में वो 5 कंट्रीज़ भी इंक्लूडेड थी जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना, यूएसए। और उस दिन से आज तक हम अक्टूबर 24 को सेलिब्रेट करते हैं एज
यूनाइटेड नेशंस डे, और हम नहीं बेटा, पूरी दुनिया ही सेलिब्रेट करती है। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को। किसके ऑब्जेक्टिव्स को? यूनाइटेड नेशंस के। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी वजह से हमने यूनाइटेड नेशंस को बनाया है वो एनश्राइंड है किसमें? यूएन चार्टर के प्रीएम्बल में। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, अब हम उन्हें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो बेटा जो पर्पस है यूनाइटेड नेशंस का, उससे डिफाइन किया गया है आर्टिकल 1 में। किसके? चार्टर के। पहला, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, पूरी दुनिया में शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, ये काम यूनाइटेड नेशंस का है। देखो, तो इसके लिए एक कंट्री, दो कंट्री तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगी ना, ये तो कलेक्टिव मेजर है, सबको काम करना है, मिलके काम करना है कि भाई हमें प्रिवेंशन करना है, रिमूव कर देना है वो सारी थ्रेट्स को जो किसके लिए हैं? पीस के लिए है। रिमूवल ऑफ थ्रेट्स टू पीस, है ना, शांति बनी रहे। जितनी भी थ्रेट, चेतावनियाँ, परेशानियाँ जो आने वाली हैं उन्हें हमें रोक देना है, उन सारे एक्ट्स को सप्रेस कर देना है, उन सब का दमन कर देना है जो एग्रेशन की बात करते हैं, जो पीस को ब्रीच करने की बात करते हैं। तो पहला उद्देश्य है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसके लिए कलेक्टिव मेजर लेना है और प्रिवेंट करना है किसको? उस हर एलिमेंट को जो इस पीस को डैमेज कर सकता है, थ्रेट्स को रिमूव कर देना है ना, जो भी शांति को भंग करने के लिए एलिमेंट आएंगे उन सबको रिमूव कर दो, हर उस एक्ट को सप्रेस कर दो जो एग्रेशन का है, जो पीस को ब्रीच करता है, तोड़ता है। देन आपको हर कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप करने हैं, मतलब नेशंस को आपस में ट्राई करना है कि वो एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहें। इक्वल राइट्स के जो प्रिंसिपल है, जैसे कि इक्वल राइट्स, इसको रिस्पेक्ट किया जाए। रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट्स, सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, हर कंट्री को आपस में फ्रेंडली रिलेशन रखने हैं और ये जो रिलेशंस होंगे ये रिस्पेक्ट पे बेस्ड होंगे, इक्वल राइट्स, सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल के प्रिंसिपल पे बेस्ड होंगे। भाई हर कंट्री को इक्वल राइट मिले, है ना, सबके पास समान अधिकार हो, सबके पास अपने अपने डिसीजंस लेने की पावर हो। थर्ड, टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स। बेटा देखो, आपको इंटरनेशनल कोऑपरेशन को अचीव करना है, मतलब अगर कोई भी डिज़ास्टर होता है, कोई भी नेचुरल कैलामिटी आती है, कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस हम देखते हैं, तो हमें किसको अचीव करना है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन को अचीव करना। और बेटा बहुत हद तक हमने किया भी है, पर मतलब अभी थोड़े टाइम पहले जब श्रीलंका परेशान था तो हमने उसको हेल्प की। किसी कंट्री में अगर अर्थक्वेक आता है तो हम उसको हेल्प करते हैं। तो हम ऐसे रिलेशन तो अब बना चुके हैं। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को अचीव करना है, और इस इंटरनेशनल कोऑपरेशन को अचीव करके क्या करना है? सारी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। एनकरेज करना है रिस्पेक्ट को, किसके लिए? ह्यूमन राइट्स के लिए। आज भी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं बेटा जो ह्यूमन राइट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती, तो ह्यूमन राइट्स के लिए रिस्पेक्ट को एनकरेज करना है, लोगों को फंडामेंटल फ्रीडम देनी है। बेटा बहुत सारी कंट्रीज़ तो ऐसी हैं जहाँ भर भर के फंडामेंटल फ्रीडम अवेलेबल है, पर कुछ कंट्रीज़ आज भी ऐसी हैं जहाँ फंडामेंटल फ्रीडम नहीं है, ह्यूमन राइट्स अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर उनको प्रमोट करना है, उनके लिए रिस्पेक्ट को एनकरेज करना है। ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम, संस्कृति को लेकर, समाज को लेकर, इंसान को लेकर, आर्थिक व्यवस्था को लेकर जो भी प्रॉब्लम है उसे हमें मिलजुल कर सॉल्व करना है। एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव हमारे यूएन का ये भी है कि ये सेंटर बना रहे किसका? जितनी भी एक्शन जो वर्ल्ड पीस को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं उन सब को ख़त्म करने का, रिलेशंस को और ज़्यादा हारमोनियस बनाने का। तो टू बी अ सेंटर फॉर हारमोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशंस, सारे नेशंस की जो एक्शंस हैं उन्हें हार्मोनाइज करने का सेंटर है यूएन। और
इसी के थ्रू बेटा हम कॉमन एंड्स को अटेन कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हर कंट्री का एम है अपने आप को डेवलप करना। अगर हम लड़ाई में लगे रहेंगे तो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे 3 नए ऑब्जेक्टिव्स हमारे यूएन के, वो हैं डिसआर्म, आपके पास अगर बहुत सारे आर्मामेंट्स हैं तो उन्हें ख़त्म कर दें। डीकॉलोनाइज, अगर आपने कॉलोनीज़ बना रखी हैं जैसे यूके ने, रशिया ने, जर्मनी ने, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को भी अपनी कॉलोनी बना रखा है तो उनसे कहा गया डीकॉलोनाइज, भाई अब आप कॉलोनी बनाना छोड़ दो, जिस कॉलोनी पे आप रखा राज है उसको छोड़कर चले जाओ और डेवलप करो। तो डिसआर्म, डीकॉलोनाइज एंड डेवलप, ये 3 नए ऑब्जेक्टिव्स हैं यूएन के। अब हम प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, किसके? यूनाइटेड नेशंस के। अगर बेटा हमें वो सारे पर्पसेस को फुलफ़िल करना है जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बनने के पीछे थे, हमने कुछ उद्देश्यों को लेकर ही यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, कुछ पर्पसेस को लेकर यूएनओ को बनाया है ना, तभी तो हमने इसे इस्टेब्लिश किया है। तो बेटा ये तभी फुलफ़िल हो पाएंगे जब सारे मेंबर्स फॉलोइंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग रन करेंगे। तो पहला प्रिंसिपल है बेटा, हर कंट्री को दूसरी कंट्री को रिस्पेक्ट करना है। किस एस्पेक्ट में? उसकी सोवरेनिटी को लेकर के। इंडिया क्या डिसीज़न लेगा, क्या नहीं लेगा, उसके इंटरनल डिसीज़न कौन लेगा, उसके एक्सटर्नल डिसीज़न कौन लेगा, ये इंडिया में बैठी उसकी सरकार ही डिसाइड करेगी, इंडिया के लोग ही डिसाइड करेंगे और कोई नहीं। तो आपको सोवरेन इक्वालिटी को रिस्पेक्ट करना है। जितने भी मेंबर्स हैं, भले वो बहुत छोटी कंट्री क्यों ना हो, बहुत बड़ी कंट्री क्यों ना हो, आज हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में 193 कंट्रीज़ हैं, तो ये 193 कंट्रीज़ एक दूसरे की सोवरेनिटी में इंटरफेयर नहीं करेंगे बेटा। इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग पावर उस कंट्री के पास ही होगी। तो आपको रेस्पेक्ट करना है सोवरेन इक्वालिटी पे, जितने भी मेंबर नेशन है सबका, है ना। ऑल मेंबर्स शुड फुलफिल इन गुड फेथ एंड ऑब्लिगेशन अज्यूम्ड बाय देम, जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं बेटा आपको अच्छे से उन सबको पूरा करना है। ठीक है, देखो यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस भी हैं, आपको उसमें भी कंट्रीब्यूट करना है। यूएन अगर डिसआर्मामेंट की बात कर रहा है तो आपको वहाँ पर भी उसको सपोर्ट करना है। अगर वो बोल रहा है कि भाई इस मैटर को इस तरीके से आप सॉल्व कर लो तो आपको उस पर भी ध्यान देना है। ऑल मेंबर्स शुड फुलफिल इन गुड फेथ द ऑब्लिगेशन अज्यूम्ड बाय देम, देन दे शुड सेटल देयर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स। अगर हर कंट्री खुद से ये ट्राई कर ले ना कि हमारे बीच में अगर कोई झगड़ा इन फ्यूचर होता भी है तो हम उसे पीसफुली रिजॉल्व कर लेंगे, है ना, शांति से देख लेंगे, तो भी कभी वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन ही ना आए। तो कंट्रीज़ को सेटल करना है अपने इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को, वो भी कैसे? शांति से। और हर मेंबर कंट्री को अपने आप को रोकना है, रेफ्रेन करना है कि वो किसी कंट्री को चेतावनी नहीं देगी, फोर्स का यूज़ नहीं करेगी, भले ही वो कंट्री सामने वाली कितनी छोटी क्यों ना हो, कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपको किसी को डराना धमकाना नहीं है। ठीक है, पीसफुल वे में सॉल्व करें अपने मैटर्स को। दे शुड गिव यूनाइटेड नेशंस एवरी असिस्टेंस इन एनी एक्शन इट टेक्स। बेटा यूनाइटेड नेशंस जो भी एक्शन लेता है उसमें आप जो भी असिस्टेंस दे पाए, जो भी हेल्प कर पाए वो आपको करनी है। बेटा जैसे हम लोग वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं, इंडिया वैक्सीनेशन प्रोवाइड करता है यूएन को, पीस कीपिंग फोर्सेस में हमारे लोग हैं, है ना, तो आप जितना कर पाए आपको उतना हेल्प करना है यूएन को। अच्छा, ये भी इंश्योर कराना इसी ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि जितने भी स्टेट्स जो अभी मेंबर नहीं बने यूनाइटेड नेशंस का वो भी इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही काम करें। लास्ट, जो यूनाइटेड नेशन है वो कभी भी इंटरवीन नहीं करेगा डोमेस्टिक मैटर में, इंटरनल अफेयर्स में किसी भी कंट्री के। यहाँ पर स्टेट का मतलब कंट्री से है बेटा, स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री से है। तो जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं यूएसए में, यूएनओ में, जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं यूएनओ में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में, उनके इंटरनल अफेयर्स में कभी भी यूएनओ इंटरफेयर नहीं करेगा। यूनाइटेड नेशंस कभी नहीं बोलेगा कि आपकी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी ये होनी चाहिए, फिजिकल पॉलिसी ये होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप इंटरनली जैसे आपको रहना है वैसे रहें, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस दो कंट्री के बीच की बात जब होती है तब यूएन इंटरफेयर करेगा।
अब हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं हम। तो जितने भी ऑर्गन हैं यूनाइटेड नेशंस के वो न्यूयॉर्क में बेस्ड है। ऑल द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर बेस्ड ऑन न्यूयॉर्क। जितने भी ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के वो कहाँ पर ही बेस्ड है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूएसए में। सिर्फ एक ही है जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो लोकेटेड है हेग में, और हेग कहाँ पर है? नेदरलैंड्स में। तो बेटा जितने भी ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के वो सारे के सारे न्यूयॉर्क में बेस्ड है, यूएसए में, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर है हेग में, और हेग कहाँ पर है? नेदरलैंड्स में। अगर हम फ्लैग की बात करें तो लाइट ब्लू कलर का फ्लैग है, आपने सबने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो अभी गूगल पे देख लें। जो यूएन है उसका जो फ्लैग है वो लाइट ब्लू कलर का है। अच्छा चलो मैं दिखाई देती हूँ आपको। ये देखो बेटा, आप सब लोगों ने देखा ही होगा, ये है यूएन फ्लैग, ठीक है, देखा है ना, लाइट ब्लू कलर का है। देखो सेंटर में वाइट भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये ऑलिव लीव्स हैं, तो ऑलिव लीव्स भी हैं, ब्लू कलर भी है। सेंटर में ये यूएन का एम्बलम है, ये जो है ना, ये यूएन का एम्बलम है, ये ऑलिव लीव्स हैं, और ये पोलर वर्ल्ड है, ठीक है। तो भाई जो यूएन का फ्लैग है वो लाइट ब्लू कलर का है, वाइट उसके सेंटर में है ना, जो यूएन एम्बलम है। पोलर मैप है वर्ल्ड का, जिसको एम्ब्रेस की हुई हैं दो ऑलिव ब्रांचेस। और जो यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग है उसे अडॉप्ट किया गया था अक्टूबर 20, 1947 को। अब हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करेंगे, हमारे यूएन के ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएन की वो हैं अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच, इंग्लिश, चाइनीज़ और अरेबिक, ठीक है। तो ये हो गई 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे यूएन की। 5 परमानेंट मेंबर हैं और 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। बेटा आ स्पीच मेड इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेज, इनमें से किसी भी भाषा में जो स्पीच दी जाती है उसे ट्रांसलेट कर दिया जाता है दूसरी 5 भाषाओं में। बट डॉक्यूमेंट्स आर रिटन ओनली इन द वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो बेटा वर्किंग लैंग्वेज कौन सी है जिनमें डॉक्यूमेंटेशन पे पूरा काम होता है? वो है इंग्लिश और फ्रेंच। तो जितनी भी स्पीचेस होंगी किसी भी लैंग्वेज में हो, है ना, उसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। बाकी की बची 5 लैंग्वेज में अगर चाइनीज़ में हुई तो बाकी बची 5 में हो जाएगा, फ्रेंच में हुई तो बाकी बची 5 में हो जाएगा। पर बेटा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वर्किंग लैंग्वेज में ही होते हैं, और वर्किंग लैंग्वेज हैं 2, इंग्लिश और फ्रेंच। अब हम फाइनेंसेस को डिस्कस करेंगे बेटा। तो जो एक्सपेंडिचर होता है यूनाइटेड नेशंस का वो मेंबर कंट्रीज़ के कंट्रीब्यूशन से ही पूरा होता है बेटा। ये जो कंट्रीब्यूशन होता है ये जनरल असेंबली एनुअली बैठकर डिसाइड करती है ना, कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पर एक पूरी की पूरी कमेटी बनी होती है, कमेटी ऑन रिकमेंडेशन, कमेटी ऑन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कमेटी ऑन कंट्रीब्यूशन अपनी जो रिकमेंडेशन देती है उस रिकमेंडेशन के आधार पर जनरल असेंबली एनुअली बैठकर डिसाइड करती है कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा। फिर से ध्यान से सुनो, वित्तीय व्यवस्था की बात करें, फाइनेंसेस की बात करें, तो जो खर्चे होते हैं यूनाइटेड नेशंस के उसे कैसे पूरा किया जाता है बेटा? तो उसे उन कंट्रीब्यूशन से पूरा किया जाता है जो मेंबर कंट्रीज़ करती हैं। अब कौन सी कंट्री कितना कंट्रीब्यूट करेगी ये डिसाइड कौन करती है? जनरल असेंबली। किसके बेसिस पे? उन रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो किसने दी? कमेटी ऑन कंट्रीब्यूशन ने। अब हम मेंबरशिप को पढ़ेंगे बेटा। तो जो मेंबरशिप है यूएन की वो ओपन है सारे के सारे पीस लविंग नेशंस के लिए, जो यूएन के प्रिंसिपल पे अग्री करते हैं, बिलीव करते हैं, यूएन की ऑब्लिगेशन को मानने को तैयार हैं, यूएन चार्टर में जो लिखी हुई बातें उनको मानने को तैयार हैं, वो सब बन सकते हैं। 50 कंट्रीज़ थी जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को के कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था, साइन किया था, अप्रूव किया था इस चार्टर को, पर जिन्हें हम ओरिजिनल मेंबर भी कहते हैं यूनाइटेड नेशंस का। पर इसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ एक के बाद एक एडमिट होती गई। एडमिट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जनरल असेंबली की है।
और ये किसके रिकमेंडेशन पे एडमिट करता है कंट्रीज़ को? सिक्योरिटी काउंसिल। और ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये 2/3 मेजॉरिटी वोट से पास करता, भाई इस कंट्री को मेंबर बना लो, इस कंट्री को मेंबर बना लो, इस कंट्री को मेंबर बना लो, वो कंट्रीज़ मेंबर बनती जाती हैं। तो ऑलमोस्ट जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं वो अब तक इसका मेंबर बन चुकी हैं। 2021 तक 193 कंट्रीज़ थी जो इसका मेंबर थी। जो लास्ट कंट्री एडमिट की गई यूएन में वो थी साउथ सूडान। फिर से ध्यान से सुनो, सारे पीस लविंग नेशन इसका पार्ट बन सकते हैं। आज वर्ल्ड में 193 कंट्रीज़ इसका मेंबर बन चुकी हैं। कब? 2021 तक। लास्ट कंट्री जो इसे एडमिट किया गया वो साउथ सूडान थी। बस आपको इसका मेंबर बनने के बाद या बनने के पहले ये सोच लेना है कि आप उसके ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाओगे कि नहीं, कंट्रीब्यूट कर पाओगे कि नहीं, आप पीस पे बिलीव करते हो कि नहीं, यूएन के प्रिंसिपल पे बिलीव करते हो कि नहीं। ओरिजिनल मेंबर तो बेटा वो 50 थे, पर उसके बाद में सारी कंट्रीज़ अपने आप यहाँ आती गई और इसका पार्ट बनती गई। बेटा हमारा जो इंडिया है वो भी ओरिजिनल मेंबर ही है। हम उन 50 कंट्रीज़ में से एक हैं जिन्होंने यूएन चार्टर को सैन फ्रांसिस्को में साइन किया था। इंडिया वॉज वन ऑफ द 50 मेंबर्स हु टुक पार्ट इन सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड एट दिस कॉन्फ्रेंस बाय जवाहरलाल नेहरू। और जो सैन फ्रांसिस्को का कॉन्फ्रेंस था इसमें हमारी साइड से कौन गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्योंकि हम ओरिजिनल मेंबर हैं यूएन का, तो इंडिया हमेशा से हर वो काम करने को तैयार रहता है जो वर्ल्ड में पीस को मेंटेन रखने की बात हो। हम यूएन पीस कीपिंग फोर्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हम अपने ट्रूप्स को भेजा है हमने अफ्रीका और वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में भी, जहाँ जहाँ पीस कीपिंग मिशन चल रहे होते हैं हमारे इंडिया के पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ पर होते हैं। अफ्रीका गए हैं, दुनिया और भी अदर पार्ट्स में गए हैं, ठीक है। जहाँ पर भी यूएन का पीस कीपिंग मिशन चलता है हमारे सैनिक वहाँ पर होते हैं। Students, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.